हेलो एवरीवन, इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिंदी का व्याकरण में से एक टॉपिक, दैट इज़ समास। हम सब ने समास पढ़ा है 10th क्लास में, राइट। बट अगर आपने 2020 का पेपर सॉल्व किया होगा BLED का, मैंने अपने चैनल पे डाला था, तो आपने नोटिस किया होगा कि ग्रामर्स भी थे हिंदी में, है ना। छोटे छोटे बेसिक्स क्वेश्चंस थे, और अगर आप वही नहीं पढ़ोगे, हम भूल जाते हैं। अगर आप वही नहीं पढ़ोगे तो हमें अफसोस होता है, काश हमने थोड़ा सा देख लिया होता, बस देख लिया होता तो भी आज हम क्वेश्चन कर लेते ये वाला। तो उस अफसोस से दूर, तो वो चीज़ नहीं हो हम सबके साथ, तो इसलिए आइए हम समास रिवीजन करते हैं। और इसके बाद मैं समास हिंदी व्याकरण के ऐसे ही 2-3 टॉपिक्स जो रिवीजन की ज़रूरत है वो भी लेकर आऊँगी। एंड आप सभी से सॉरी चाहूँगी कि जैसा मैंने प्लान किया था प्रिपरेशंस के लिए, वैसा मैं पूरा नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीजंस, एंड उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बस अब इतना कहूँगी कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए अपने नीड्स के हिसाब से, जो आपको नहीं आ रहा है वो चीज़ सॉल्व कीजिए। फिर भी अभी जितना टाइम है उसके हिसाब से आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं समास बिना टाइम वेस्ट किए। समास हम पढ़ने जा रहे हैं। समास मैंने बस मेन चीज़ें लिखी हैं जस्ट फॉर रिवीजन के लिए, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा है और बस ये रिवीजन कर लोगे तो सारे पुरानी बातें आपको याद आ जाएंगी। तो समास पहले क्या होता है? समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ दिया जाए, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल विद्या मंदिर, तो विद्या का मंदिर, तो यहाँ पे दो शब्द से बना है, विद्या और मंदिर, ये दो अलग अलग शब्द हैं, इनसे हमारा मिलकर एक शब्द बना है विद्या मंदिर, जिसका मतलब है विद्या का मंदिर। वैसे ही राम कृष्ण, राम और कृष्ण, है ना, दो उसमें भी है, वर्ड से बनके एक नया शब्द बना है। तो अब देखो समास के भेद जानने के लिए, वैसे समास के भेद क्या क्या होते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ठीक है। बट अगर आपको याद नहीं होता है इनके नाम, देखो अरेंजिंग बिल्कुल सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम सीरियल वाइज ही याद हो, कैसा भी उल्टा सीधा हो सकता है। बट अगर आपको नाम ही याद नहीं है, ठीक है, उस चीज़ का, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब मैंने आपको एक एक समास समझा दिया, आपको समझ भी आ गया, बाद में क्वेश्चन करते वक्त अरे हाँ ये तो हमने पढ़ा था, इस समास का नाम क्या था, ये वो वाला समास है, बस नाम नहीं याद आ रहा, तो ऐसे होगा तो प्रॉब्लम होगी, है ना। तो देखिए उसके लिए एक हम तरीका है, द्वंद्वी अब तक। क्या है? द्वंद्वी अब तक। अब इसको सेपरेट अगर हम कर देंगे, द्व दी अब त क, तो देखिए क्या बनेगा। द्व से द्वंद, द्वि से द्विगु, अब से अब नहीं, अ से अव्ययी भाव, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, ठीक है। ये मैंने नहीं बनाया ट्रिक, बट मैंने भी ढूंढा है इसे इंटरनेट के थ्रू। तो देखिए, तो ये याद रहेगा, द्वंद्वी अब तक। क्या याद रखना है? द्वंद्वी अब तक। अगर बाकी आपको नाम याद ही है, सीरियल वाइज की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो बस, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नाम याद है तो कुछ दिक्कत नहीं है, पर फिर भी अगर प्रॉब्लम हो, कभी बाई चांस याद नहीं आ रहा हो, तो ये याद कर लेना, द्वंद्वी अब तक, द्वंद, द्विगु, अव्ययी, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। चलो आइए स्टार्ट करते हैं अब हम समास के भेद में। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी यानी कि जिसमें अव्यय हो। अव्यय नहीं पता तो छोड़ दो, उसे भी छोड़ दो। तो बस ये देखो कि जिसका जो स्टार्टिंग का वर्ड है, जिसकी जो शुरुआत है वो उपसर्ग से होती है। उपसर्ग क्या होता है? वो वर्ड जो आगे लगते हैं, है ना, जो आगे लगते हैं। तो जो स्टार्टिंग, अगर कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द में स्टार्टिंग में उपसर्ग लगा हो, तो वो हमारा अव्ययी भाव समास है। देखो जहाँ कहीं भी यथा लगे, आ लगे, भर लगे, एक मिनट, अनु, निर, प्र, प्रति, ये सारे वर्ड्स जब लगेंगे तो समझ जाना कि ये अव्ययी भाव समास है। यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र, प्रति। एग्जाम्पल देखें तो देखिए, लाइक प्रतिदिन यानी कि दिन दिन, इसको हम विग्रह करेंगे यानी तोड़ेंगे तो दिन दिन बनेगा। सिमिलरली प्रतिवर्ष यानी वर्ष, हर वर्ष होता है ना, तो वर्ष। यथा विधि यानी विधि के अनुसार, ये विधि के अनुसार। भर पेट, पेट भर कर। तो इसमें देख रहे हो आगे क्या है, हर वर्ड में आगे जो है उपसर्ग लगा है, यथा, भर, प्रति। तो ये सारे ऐसे शब्द जिनमें जो प्रथम पद है वो उपसर्ग हो, तो उन्हें हम अव्ययी भाव समास बोलेंगे। तो ये सारे अव्ययी भाव है, जिसमें यथा आ जाए, आ, भर, अनु, निर,
प्र, प्रति, ये सारे वर्ड आ जाए तो वो अव्ययी भाव समास में आएंगे। आगे नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास, इसमें तो लिखा है कि पहला पद विभक्ति, पहले पद की विभक्ति का लोप होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इससे हमें कुछ समझ में आया नहीं है ना, हम इतने ज्ञानी नहीं हैं कि हम आपको ये समझा दें। पर आपको क्या ध्यान रखना है, तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जब हम उसको विग्रह करेंगे, किसी भी शब्द को जब हम विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो उसमें कारक का चिन्ह आएगा। कारक का चिन्ह आएगा। कारक पता है ना, कर्ता ने कर्म को, कर्म के लिए वगैरह वगैरह, मतलब को, की, के लिए, है ना, के लिए, ये सारी चीज़ें विग्रह करने पर आएगा। को, का, की, जो भी है, कारक चिन्ह जानते हो ना, कारक चिन्ह होगा विग्रह करने पर। ऐसे शब्दों जो है वो तत्पुरुष समास के अंदर आएंगे। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि मुंह तोड़। मुंह तोड़ को हम कैसे विग्रह कर सकते हैं? मुंह को तोड़ने वाला। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? को आ रहा है। तो यानी कि मुंह तोड़ को हमने जब इसका विग्रह किया, यानी कि मुंह तोड़ मतलब मुंह को तोड़ने वाला, हम खुद मन में करके देखना, तो को आ गया, यानी कि ये एक तत्पुरुष समास है। ठीक है, को आ गया, यहाँ पे तत्पुरुष समास है। वैसे ही देखिए पक्षधर। पक्षधर, पक्षधर बोले तो पक्ष को धारण करने वाला, इसमें भी को आ गया, को, तो ये भी हमारा क्या है? तत्पुरुष समास है। अब इसके अंदर भी देखो, तत्पुरुष समास के अंदर भी हमारे कारक के जितने भी होते हैं ना, कर्ण, कार्य, तत्पुरुष समास, ठीक है, ये सारे आपादान, जो भी है आपादान, तत्पुरुष समास, ऐसे जितने भी कारक के टाइप्स है वो भी आगे लगते हैं, उसके भी टाइप्स है, फर्दर टाइप्स है तत्पुरुष समास के अंदर भी। पर मैं बेसिक्स बस करवा रही हूँ। अगर आपको पूरे डिटेल से समास पढ़ना है तो फिर आप दूसरा वीडियो प्रेफर कीजिए, एंड आप क्रोम पे भी देख सकते हैं, आपके पास व्याकरण की बुक है, आप उसमें पढ़िए। बट मैं जस्ट ये रिविजन करवा रही हूँ आपको कि बेसिक्स आए तो आप एटलीस्ट वो कर सको, मतलब ना से हाँ की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, एटलीस्ट हाँ की, 100% नहीं मैं बोल रही हूँ, बट हाँ की तो करवा सकती हूँ, टाइम भी कम है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट है जैसे कि रेखांकित, तो यानी रेखा के द्वारा अंकित। तो यहाँ पे के द्वारा लग गया है, पर यहाँ पे के भी लगा है, तो ये भी हमारा तत्पुरुष समास होगा। के, को, का, के लिए, ये सारी चीज़ें क्या है? के द्वारा, ये सारे कारक चिन्ह है ना। तो के द्वारा लगा है यहाँ पे रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित, तो ये भी तत्पुरुष हो गया। वैसे ही विद्यालय, विद्यालय के लिए आल्य, तो इसमें भी के लिए लग गया, तो ये भी तत्पुरुष समास है। मतलब जहाँ कारक के चिन्ह आ गए वो सारे तत्पुरुष होंगे। नेत्रहीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, से लग गया, ये भी तत्पुरुष समास है। समझ में आ गया? चलो, द्विगु समास मेरा फेवरेट है, बिकॉज इसमें इसको पहचानना बहुत ही ईजी होता है। वाई? इसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, मतलब जो फर्स्ट वर्ड है ना, स्टार्टिंग के जो वर्ड्स है वो हमारे नंबर्स में होंगे। ये नहीं कि 1 2 3 4 होगा, नंबर्स इन द सेंस हिंदी में द्व, नव, पंच, दो, इस तरह से। एग्जाम्पल ही देख लो, जैसे कि दोपहर, दोपहर, आगे दो लगा है, इसमें पहला पद संख्यावाचक है कि नहीं, तो आप देखते ही बता दोगे ये द्विगु समास है। पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें पता है कि पहला पद अगर संख्यावाचक हो तो वो क्या होता है? द्विगु समास होता है। पर अगर एग्जाम में आ गया तो कंफ्यूजन होगा, यार वो द्विगु समास था या द्वंद्व समास था या तत्पुरुष समास था, ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। पर वो बिल्कुल नहीं रखना, आप ध्यान से एटलीस्ट कुछ रहे या ना रहे, द्विगु और द्वंद्व समास तो आपको अच्छे से ही रट लेना है। द्विगु बोले तो संख्यावाचक, जहाँ पे नंबर हो हिंदी में नव, सप्त, पंच, ये देख रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? द्विगु समास, द्विगु, याद रखिएगा। चलिए, तो एग्जाम्पल देख लिया हमने, दोपहर यानी कि दो पहरों का समूह। आपसे पूछ सकते हैं दो पहरों का समूह से क्या बोलते हैं? दोपहर, खैर ऐसा तो नहीं आएगा, पर कह नहीं सकते ना हम कुछ। नवरात्र, 9 रात्रों का समूह, यहाँ पे भी 9 आया है, 2 आया है, 7 आया है, सप्तर्षि यानी 7 ऋषियों का समूह। ठीक है, वैसे ही पंचवटी, त्रिलोकी, शताब्दी, शताब्दी भी है हमारा, ठीक है, शताब्दी भी है। चलिए, अब आता है द्वंद्व समास। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट फेवरेट समास है। द्विगु समास सेकंड दूसरा है, बिकॉज इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास में कहीं भी योजक चिन्ह लग गया तो वो हमारा हो जाता है द्वंद्व समास। देखते ही बोल दो कि द्वंद्व समास है, पर इतना इजी भी मत लेना द्वंद्व समास को, कभी कभी ये धोखे भी दे देते। कैसे? देखो, अगर मैं ऐसे व्याकरण के रूप में बोलूँ तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह का यूज़ होता है। ठीक है, ये प्रधान वधान से आपको मतलब नहीं रखना है, अगर, क्योंकि हम एज वी ऑल नो हम हिंदी में श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, तो द्वंद्व समास में बेसिकली आप इतना ध्यान रखो कि योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है, और अगर हम उसे विग्रह करेंगे, उस शब्द को विग्रह करेंगे तो उसमें या लगेगा या फिर और लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमें पता ही है, जैसे कि ऐसे डैश में होगा दिन रात, विग्रह करेंगे तो दिन और रात। गुण दोष, यहाँ पे देखो ये योजक चिन्ह इसे बोलते हैं ना, डैश जिसको मैं बोल रही हूँ इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। गुण दोष, गुण और दोष, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ऊंच नीच, ऊंच या नीच। ठीक है,
खरा खोटा, खरा या खोटा। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि डैश नहीं लगा रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि द्वंद्व समास मतलब कि उस शब्द के बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि उसमें योजक चिन्ह लगा रहेगा। कभी कभी ऐसे भी शब्द दे देंगे जिसमें योजक चिन्ह नहीं लगा होगा, पर वो स्टिल एक द्वंद्व समास के अंदर आएगा। वाई? बिकॉज अगर हम उस शब्द को विग्रह करेंगे, विग्रह करने के बाद उसके बीच में या लगेगा या फिर और लगेगा। ठीक है, तो अगर नहीं भी हो तो उसे विग्रह करके देखना इसका क्या बन सकता है ना। जैसे कि ये लबालब है, लबालब है, इसमें डैश नहीं लगा, इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा है, बट स्टिल हाँ, तो हम सोचेंगे द्वंद्व समास तो होगा नहीं, पर ये ही होगा द्वंद्व समास। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, लाभ या अलाभ। ठीक है, या लगा है तो यानी कि ये द्वंद्व समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें जो पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा हो, यानी कि कर्मधारय समास में पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहा होता है। ठीक है, हाँ, दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा होता है। चलिए एग्जाम्पल के, और हाँ, विग्रह करने पर क्या होगा, है जो, किसका यूज़ होगा, मतलब है जो, के समान, जैसे, रूपी। ठीक है, इन सब का यूज़ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देखिए, चरण कमल। चरण कमल मतलब कमल के समान चरण, मतलब उसके चरण कमल के समान है। इसकी स्पेशलिटी है वो सेकंड नंबर पे आया है, पर ऐसे कम केसेस होते हैं। ठीक है, नील कमल, यहाँ पे कमल कैसा है, नीला है, तो नीला है जो कमल है, जो इसमें यूज़ हो रहा है विग्रह करने पर। यहाँ पे समान, के समान यूज़ हो रहा है विग्रह करने पर। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, कर्मधारय समास के। और आगे देखें तो विद्याधन। विद्याधन ऐसे शब्द आ गए तो खुद मन में करके देखो, विग्रह की करने पर क्या बन रहा है, विद्या रूपी धन, मतलब जो धन है वो विद्या रूपी है ना। इसमें भी रूपी का यूज़ हो रहा है विग्रह करने पर, राइट। वैसे ही महर्षि, ये महर्षि, विद्याधन, महात्मा, ये कुछ ऐसे वर्ड है कि हम देख के डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि इसकी विशेषण हो रहा है, इसकी विशेषता हो रही है ना। तो इस पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, इसलिए मैंने वो ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में रखे हैं जो बहुत कम आप सुना हो, मतलब जो बहुत चांसेस इसके हमने कम सुना हो। ठीक है, और वो हो कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लिकेशंस हो उसमें। जैसे नील कमल, जैसे पीताम्बर हो गया, इसमें पीले वस्त्र है, तो इस तरह से कर सकते हो। इस तरह से आएगा तो तुम देख लोगे, नीला है, इसके बारे में पीला बताया गया, इस तरह से है। पर विद्याधन, महर्षि, महात्मा, इसमें प्रॉब्लम होगी, पर आपको ध्यान रखना है कि ये भी क्या है, कर्मधारय समास है। विद्याधन मतलब जो धन है वो विद्या रूपी है। वैसे ही महर्षि में क्या, जो ऋषि है वो महान है। ठीक है, महान है जो ऋषि, तो यहाँ पे ऋषि की विशेषता हो रही है क्या, कि वो महान है, तो ये भी हमारा कर्मधारय समास होगा। वैसे ही महात्मा मतलब वो आत्मा जो महान है। ठीक है, महान है जो आत्मा, तो ये भी हमारा कर्मधारय समास है। चलिए अब हमारा जो 6th नंबर पे है, जो कि लास्ट हमारा समास है, वो क्या है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, पर मैं आपको बता दूं कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जो दोनों पद है, दो वर्ड से बन के जो एक शब्द बना है, तो उसमें जो दोनों पद है उनको मिलाकर एक नया अर्थ निकलता है, उसका एक नया अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे कि, और हाँ, एक और नोट करने वाली बात ये, बहुब्रीहि को कैसे आप रिकॉग्नाइज़ करोगे, कैसे आप पहचानोगे, तो उसका ये बात ध्यान रखना, मोस्टली केस में, हर केस में नहीं मैं बोल रही हूँ, ध्यान देने वाली बात क्या है, हर केस में नहीं, पर मोस्टली केसेस में बहुब्रीहि समास में देवी देवताओं के नाम होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसके एग्जाम्पल्स ज़्यादा दिए हैं ताकि आपको ध्यान रहे। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बहुब्रीहि समास में बेसिकली आप इस तरह से ध्यान रखो कि उन दो शब्द को मिलाकर कोई नया अर्थ बनेगा, या आप इस तरह से ध्यान रखो कि किसी भी अगर देवी देवताओं का नाम आएगा तो वो हमारा बहुब्रीहि समास होगा। मोस्टली केसेस में, ये नहीं हर केसेस में, 90% केसेस में ऐसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लंबोदर, ठीक है, ये एक लंब और दर, उधर, इससे एक नया शब्द को एक नया अर्थ निकल रहा है क्या, गणेश जी को, कि लंबोदर जो है हम गणेश जी को बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे, इसमें दोनों पदों को मिलाकर एक नया अर्थ निकलता है। क्या अर्थ निकल रहा है, लंबा है जिसका उदर, लंबोदर, तो वो कौन होते हैं, गणेश जी होते हैं। वैसे ही धन श्याम, ये भी भगवान का नाम है, घन के समान श्याम, दैट इज श्री कृष्ण, है ना। वैसे ही त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिनके, शंकर हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे त्रि भी है,
तो यहाँ पे संख्यावाचक भी हो सकता है। अगर अगर आप सोचोगे त्रिनेत्र शंकर जी का होता है, एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, बहुब्रीहि समास का नहीं दिया एग्जाम्पल में, तो द्विगु समास होगा, आप उसमें भी कर सकते हो। बिकॉज द्विगु समास में संख्यावाचक होता है, पहला पद त्रि लग रहा है, तो द्विगु समास भी हो सकता है। बट इस केस में ये भगवान का नाम है, ये एक नया अर्थ निकाल रहा है जिसके 3 नेत्र हैं, दैट इज़ शंकर भगवान। वैसे ही देखो, अब ये कुछ ऐसे आएंगे जिसके बारे में हम कम जानते हैं, ठीक है। वो क्या, षडानन। षडानन भी बहुब्रीहि समास होगा, बिकॉज ये भी भगवान को एक संकेत करता है, भगवान को डेडिकेट करता है। कैसे, षडानन मतलब 6 है आनंद जिसके, दैट इज़ कार्तिकेय। कार्तिकेय भगवान को षडानन बोला जाता है। वैसे ही वज्रपाणी, वज्रपाणी इंद्र को कहा जाता है, यानी कि वज्र है जिनके पानी में वज्र है, उन्हें वज्रपाणी बोलते हैं, तो ये इंद्र है, ठीक है, इंद्र भगवान है। मनोज, ये भी आएगा, ऐसे ऐसे शब्द है कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये भी भगवान के नाम है या फिर ये बहुब्रीहि समास है, इसलिए मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल्स दिए हैं ज़्यादातर, ठीक है। मनोज बोले तो मन से उत्पन्न होते हैं जो, ठीक है। मनोज कामदेव जी को बोला जाता है, कामदेव जी को मनोज बोला जाता है। वैसे ही हलधर, यानी कि वह जो हल को धारण करे, कौन थे, बलराम जी थे। अब आगे आता है वीणा पाणी। वीणा पाणी बोले तो वीणा है पानी में जिनके, यानी सरस्वती, वीणा आ गया तो सरस्वती। चतुरानन, चतुरानन कौन है, ब्रह्मा जी है, यानी चतुर है आनंद जिनके, ठीक है। वैसे ही गंगाधर, गंगाधर मतलब गंगा को धारण करने वाले, कौन थे, शिव जी थे। मृत्युंजय, ये भी शंकर जी या शिव जी बोलो, मतलब मृत्यु को जीतने वाले। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लंबोदर कौन है, गणेश जी। लंबोदर कौन है, गणेश जी। घनश्याम कौन है, श्री कृष्ण जी, ये भी क्या है, बहुब्रीहि समास। त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिनके, दैट इज शंकर जी, वेरी गुड। एंड षडानन कौन होता है, षडानन यानी कि 6 है आनंद जिनके, दैट इज कार्तिकेय, ठीक है। और वज्रपाणी, पानी में जिनके वज्र है, कौन थे, इंद्र जी। मनोज, मन से उत्पन्न होने वाले थे ना, मन से उत्पन्न होने वाले, मनोज कौन थे, मैं अभी भूल गई, कामदेव, कामदेव नाम याद नहीं आ रहा था। मनोज कौन है, कामदेव, मतलब मन से उत्पन्न होने वाले। चलिए, हलधर, हलधर कौन है, बलराम, यानी कि हल को धारण करने वाले बलराम। वीणा पाणी कौन है, वीणा आ गया, वीणा है जिनके पानी में, दैट इज सरस्वती माँ। चतुरानन, ब्रह्मा जी को कहते हैं, यानी कि चतुर है आनंद जिनके, ब्रह्मा जी। गंगाधर, गंगा धारण करने वाले, शंकर जी। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले, मृत्यु पर विजय करने वाले, कौन है, ये भी शंकर जी है, शिव जी। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा समास का रिवीजन खत्म होता है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, देखिए, लास्ट मिनट रिवीजन। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास जिसमें योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है, ठीक है। द्विगु समास के केस में क्या होता है, द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, नंबर हो, नौ, सप्त वगैरह, ठीक है। अव्ययी भाव समास क्या होता है, अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद उपसर्ग का यूज़ किया जाए, जैसे कि यथा, प्रति, भर, भरपेट वगैरह था ना, जिसमें पहला पद जो है वो उपसर्ग का यूज़ हो, ठीक है। बहुब्रीहि जिसमें देवी देवताओं का नाम ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब 2 शब्दों को मिलाकर नया शब्द निकलता है जिनका बहुब्रीहि, हमने सबसे लास्ट में अभी पढ़ा था, देवी देवताओं का नाम उसमें सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, एंड etc। ओके, तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष, याद कीजिए, तत्पुरुष समास मैंने बताया था कि जिनको विग्रह, जिन शब्दों का विग्रह करने पर उसमें कारक चिन्ह का इस्तेमाल हो, कारक चिन्ह, को, के लिए, के द्वारा, के लिए, से, है ना, की, का, राजा का दरबार, राज दरबार, इस तरह से, ठीक है। तो आप मन में विग्रह करके देखना, अगर उसमें क, की, का, को, से, के द्वारा, के लिए, ये सारी चीज़ें आता है विग्रह करने पर, तो वो हमारा तत्पुरुष समास आता है, यानी कि जिनको विग्रह करने पर कारक चिन्ह का इस्तेमाल हो, ठीक है। चलिए, लास्ट में कर्मधारय समास में क्या होता है, जब किसी की तारीफ हो रही हो, बट इसमें ध्यान क्या रखना है, पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता करता है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता करता है, ये बात ध्यान रखना। तो कर्मधारय में क्या हो गया, विशेषण से रिलेटेड है ना, जिसमें विशेषता बताई जा रही हो, दूसरे पद की, पहला पद बताता है, ठीक है। तो चलिए, होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर कोई डाउट हो, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके।